इस पर बेच पाया, तो बताइए उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखिए मेरे भाई, एक आदमी ने ना 500 आर्टिकल बनाए। एक आदमी की भाई घर की फैक्ट्री है, घर में बनाता हूं मोमबत्ती, मान लीजिए एक आदमी ने 500 मोमबत्ती बनाई, तो इन 500 मोमबत्ती को बनाने में जो खर्चा आएगा उसका टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेस्टमेंट है, और मान लिया कि 100% है, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है मेरे भाई। अब 100% से जितना ज्यादा या कम में बिकेगा वही तो प्रॉफिट लॉस है। तो भैया एक आदमी ने 500 आर्टिकल बनाए, अब उसने सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है, सेलिंग प्राइस, कि अगर वो 400 आर्टिकल ही बेचे, 400 आर्टिकल ही बेचे, उसने सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि अगर वो केवल 400 आर्टिकल्स ही बेचे तो भी इसे 20% का प्रॉफिट होता है। भाई अगर 100% कॉस्ट है, 100% पे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 400 आर्टिकल कितने में बिकते हैं, 120% में। 400 आर्टिकल कितने में बेच रहा है वो, 120% में बेच रहा है। हालांकि हुआ क्या, 80 आर्टिकल खराब हो गए, 500 आर्टिकल बनाए थे, 80 उसमें से खराब हो गए, और वो केवल 420 आर्टिकल ही बेच पाया, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या, 420 आर्टिकल ही बेच पाया। भाई अगर वो 400 आर्टिकल 120% में बिक रहा है, तो 20 आर्टिकल कितने परसेंट के हुए मेरे भाई, 20 से डिवाइड कर दो, 400 को 20 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे 6% आएगा, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दिया, आप इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड कर दो, यानी कि मुझे बताओ 420 आर्टिकल कितने के बिकेंगे, इस हिसाब से 420 आर्टिकल कितने के बिकेंगे, 120 प्लस 6 126% के बिकेंगे, 126% के, यानी कि 80 आर्टिकल तो खराब हो गए और वो केवल 420 आर्टिकल ही इस दाम पे बेच पाया, यानी कि 420 आर्टिकल 126% में बेचेगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 100% का सामान वो 126% में बेच गया, तो उसे 26% एक्स्ट्रा जो है वो प्रॉफिट हुआ, जो 26% एक्स्ट्रा वही प्रॉफिट है, आंसर होगा। क्लियर है, वो उसके लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर बेचा। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब बताइए इसका क्या आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी करो। देखो, चाहे 100 मान के कर लो, चाहे कैसे भी कर लीजिए। मान लीजिए मेरे भाई सुखिन ने 100 आर्टिकल खरीदे, यहां पे परसेंटेज पूछा है ना, मान लीजिए मेरे भाई सुखिन ने 100 आइटम्स खरीदे, मान लीजिए कि सुखिन ने 100 आइटम्स खरीदे, 100 आइटम्स कितने रुपए के खरीदे, 100 रुपए के। मान लीजिए सुखिन ने 100 आइटम खरीदे हैं 100 रुपए के, 100 रुपए के। तो आप मुझे बताओ एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, फिर 1 रुपए। एक आइटम उसने कितने रुपए का खरीदा, 1 रुपए का खरीदा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मान लीजिए कि सुखिन ने 100 वस्तु खरीदी है, 100 रुपए में खरीदी है, तो हर वस्तु 1 रुपए की खरीदी है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन सुखिन ने जो सामान खरीदा है वो थोड़ा सा डेलिकेट है, 100 में से 15% वस्तु खराब होगी, बेची नहीं जा सकी। 100 वस्तु खरीदी थी, 100 का 15% वस्तु बेची नहीं जा सकी, खराब होगी। 100 में से 15 खराब होगी तो बची कितनी, 85, यानी कि 85 वस्तु ही उसने बेची है, क्योंकि बाकी 15 तो खराब होगी। 100 वस्तु खरीदी थी, 100 में से मेरे प्यारे भाई उसने 15% 15 वस्तु खराब होगी, तो उसने 85 वस्तु बेची। हालांकि उसने बची वस्तुओं को, इन 85 वस्तुओं को इस हिसाब से बेचा है, 85 वस्तुओं को इस दाम पर बेचा है। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिली। सुखेन ने बाकी वस्तुओं को इस कीमत पर बेचा जिससे ओवरऑल 19% का प्रॉफिट हुआ। भाई सुखेन का टोटल खर्चा कितना हुआ था, 100 वस्तु खरीदने में सुखेन को टोटल 100 रुपए का खर्चा हुआ था, तो 100 रुपए से 19% ज्यादा कितना होता है, 119 रुपए, यानी कि सुखेन बाकी वस्तुओं को 119 रुपए में बेच गया। भाई सुखेन ने 100 आर्टिकल खरीद लिया, माना 100 रुपए में, 100 में से 15 वस्तु खराब होगी, तो उसने बेची कितनी, 85 वस्तु बेची, और इस तरीके से इस प्राइस पर बेची 85 वस्तु की उसे कुल 19% का लाभ हुआ। खर्चा हुआ था 100 रुपए, 19% का लाभ हुआ, यानी कि 85 वस्तु 119 रुपए की बेची उसने। 85 वस्तु कितने की बेची, 119 रुपए की बेची मेरे भाई, 85 वस्तु। तो मुझे बताओ एक आर्टिकल कितने का बेचा, इस हिसाब से उसने एक आर्टिकल कितने का बेचा, तो आप कहोगे सर एक आर्टिकल बेचा है 119 बटे 85 रुपए का, एक आर्टिकल कितने का बेचा है, 119 बटे 85 रुपए, किससे कट गया, 17 7 119 17 5 50, 17 7 119 17 5 50, 7 बटे 5 1.4 रुपए, तो एक आर्टिकल उसने 1.4 रुपए का बेचा, यानी कि हर एक आर्टिकल उसने 1 रुपए का खरीदा, और जो आर्टिकल खराब नहीं हुए, भाई जो 100 में से 15 तो खराब हुए, वो तो बिके नहीं, बिके तो केवल 85 आर्टिकल है, और उन 85 आर्टिकल में से हर एक आर्टिकल को 1.4 रुपए का बेचा, 1.4 रुपए का। और सवाल यही पूछ रहा है कि भैया जो सामान खराब नहीं हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव दाम में सुखेन ने बेचा है, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम डिड सुखेन सेल ईच ऑफ द आइटम दैट डिड नॉट गो बैड। जो सामान खराब नहीं हुआ है उसमें प्रत्येक वस्तु को लागत से कितने परसेंट अधिक दाम पर बेचा, हर वस्तु 1 रुपए की है, जो सामान खराब नहीं हुआ है वो 1.4 रुपए का बेचा है, यानी कि 40% अबव। 1 से 1.4 कितना ज्यादा होता है, 40% ज्यादा होता है, तो 40% अबव दाम पर हर ना खराब होने वाली वस्तु बेची है। ए ऑप्शन आंसर है, गजब का सवाल। ये सवाल देखो, ये सवाल बेसिक में सीचल का करा रहा हूं, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन का इंस्पिरेशन बैंकिंग है। बैंकिंग में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। 100 में खरीदा है तो 100 पे 19% का लॉस हुआ, तो बी को 81 में बेचा मेरे भाई, ये हुआ। 100 का टैप रिकॉर्डर ए ने बी को 19% लॉस पर 81 में बेचा। अब बी ने सी को टैप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% प्रॉफिट हुआ हो, यहां से पड़ेगा, अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 17%। बी ने सी को जो टैप रिकॉर्डर है मेरे भाई, बी ने सी को टैप रिकॉर्डर इस कीमत पे बेचा है जिस प्राइस पे ए को 17% लाभ हो गया, ए का सीपी 100 है, अगर 100 पे 17% का लाभ कमाना यानी कि 117 में बेचना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई, बी ने सी को टैप रिकॉर्डर इस प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे ए को 17% प्रॉफिट होगा, ए का सीपी 100 है, 100 पे 17% प्रॉफिट होगा, यानी कि 117 में बेचा। तो आपसे पूछा बी का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि बी ने टैप रिकॉर्डर 81 में खरीद के सी को 117 में बेचा, तो बी का कितना प्रॉफिट हो, रेशियो ले लो, 9 से चला जाएगा, 9 नाम 81, 9 से 117 चला गया 13 बार, तो बी को मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हुआ, 9 के समान पर 4 बटे 9 यानी कि 44 सही 4 बटे 9%, तो बी को 44:4। तीसरे सेलर ने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, ये आपसे पूछा है, जबकि 3 सेलर के बीच से सामान गुजरा है और फर्नीचर की कीमत 65% बढ़ गई, कुल तीनों हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ गई, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है, यानी कि 20 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेस भी 65 आना चाहिए, बताइए। तो भैया देखो सवाल का डाटा आसान है, आप 100 मान के भी कर सकते थे। 20 और 25 का सक्सेस क्या होता है, 50। 20 और 25 का सक्सेस क्या होता है, 20 + 25 + 20 × 25 बटे 100, ये होता है, आप बोलोगे हाँ सही होता है, 20 + 25 45 और 500 बटे 100 5, 45 और 5 50, यानी कि 20 और 25 का सक्सेस होता है 50%, यानी कि 50% और क्वेश्चन मार्क का सक्सेस 50% और तीसरा आदमी जो है उसका सक्सेस 65 आना चाहिए। यहां भी आप दोबारा से फॉर्मूला लगा सकते हैं और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करो आंसर। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 10%, तो 50 और 10 का सक्सेस 65 आ रहा है क्या, 50 + 10 60 + 50 × 10 500 बटे 100 5, बिल्कुल सही, 50 और 10 का सक्सेस 65% होता है। ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है, बात कर ए ऑप्शन पे सेट हो रहा है, ये आंसर आ गया, फिक्स करता है। ही सेल्स द गुड्स एट 23% लेस देन द फिक्स प्राइस,
लेकिन वह अपने सामान को जो प्राइस उसने फिक्स किया उससे 23% कम में बेचता है, तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? देखिए, एक व्यापारी अपने सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 33% अब फिक्स करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा एक आदमी ने अपने सामान का सेलिंग प्राइस फिक्स किया। और नहीं, एक व्यापारी ने अपने सामान का जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 33% अधिक फिक्स किया। व्यापारी कह रहा है कि मैं अपने सामान को लागत मूल्य से 33% अधिक दाम पर बेचूंगा, पर सामान बिक ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया, वो जो प्राइस उसने फिक्स किया है, जो उसने प्राइस फिक्स किया है, सीपी से कोई मतलब नहीं, जो प्राइस फिक्स किया है उस फिक्स प्राइस से 23% कम दाम पर वो बेच देता है। फिक्स प्राइस से 23% कम दाम पर वो जो है सामान को बेचता है, सेल करता है मेरे भाई। तो उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि अल्टीमेटली इतने का सामान इतने में बिका। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 33 और -23 का सक्सेसिव आएगा मेरे भाई। 33 और -23 का सक्सेसिव निकालेंगे फॉर्मूला से, x + y + xy बटे 100। इस टाइप का डाटा होता है तो ना 100 मान के करना बेटर है, ना मेरे भाई आपको रेशियो बेटर है, फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है। 33 - 23 10 आएगा। 33 × 23 कितना आएगा मेरे भाई? 660 और 99, यानी कि मेरे प्यारे भी 759 बटे 100, 7.59। अब 10 में से 7.59 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? ये 2.41%, डी ऑप्शन। तो 2%, डी ऑप्शन। तो 2.41% का लगना नहीं है, बिल्कुल बेसिक। देखो दो ही चीजें होती हैं, सक्सेस परसेंटेज आप जानते हैं मेरे भाई, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। या तो आपसे इनिशियल वैल्यू देके फाइनल वैल्यू पूछेगा, या फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछेगा, या तो इनिशियल वैल्यू पूछेगा, फाइनल वैल्यू पूछेगा। दोनों में से एक चीज पूछेगा और आपको पता है कैसे करना होता है। सवाल नंबर 20, आप रेशियो भी लगा सकते हो, आप 100 मान के भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तीनों रास्ते आपके पास होते हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल टू रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइनली रिटेलर सेल्स इट टू कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। ठीक है, इफ द कस्टमर पेज 12,870 फॉर द टेबल, देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है टेबल का? देखो मेरे भाई, एक टेबल बनाने वाले ने टेबल की मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान बनाने वाला, निर्माता। तो भैया एक मैन्युफैक्चरर ने टेबल बनाया, मैन्युफैक्चरर ने ये टेबल बेचा होलसेलर डीलर को, उसने बेचा होलसेलर डीलर को कितने परसेंट प्रॉफिट में? 10% के प्रॉफिट में। समझ में, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैन्युफैक्चरर ने, निर्माता ने टेबल बनाया और ये टेबल जो है 10% प्रॉफिट पे डीलर को बेच दिया। डीलर ने ये जो है रिटेलर को बेचा, आगे डीलर ने रिटेलर को बेचा 30% के प्रॉफिट पे। कितने? 30% के प्रॉफिट पे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है मेरे भाई। फाइनली रिटेलर ने किसको बेचा? रिटेलर ने बेचा है फाइनली कस्टमर को। रिटेलर ने बेचा है ग्राहक को, मेरे दोस्तों, कस्टमर को बेचा कितने का? 12,870 रुपए का। कस्टमर ने कितने पैसे में खरीदा? 12,870 रुपए में, यानी कि रिटेलर ने कस्टमर को 12,870 रुपए में बेच दिया। सवाल में पूछा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर डीलर को बेचा, डीलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने 50% प्रॉफिट पे कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने टेबल के लिए 12,870 रुपए दिए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट क्या है? यानी कि ये उल्टा सवाल है। इस सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी हुई है। और मेरे भाई डाटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चों, आप यहां पे रेशियो भी लगा सकते हो। मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूं, अगर आप भूल गए तो एक बार जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, 10% की फ्रैक्शन 1/10। डीलर ने बेचा रिटेलर को 30% प्रॉफिट पे, फ्रैक्शन से बता रहा हूं, 30% की फ्रैक्शन 3/10। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 50% प्रॉफिट पे, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 1/2 होती है। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 10% प्रॉफिट में बेचा, 10% की फ्रैक्शन 1/10 है, यानी कि अल्टीमेटली 10 का सामान 11 में बिका, मल्टीप्लाई। तो डीलर ने रिटेलर को बेचा 30% प्रॉफिट में, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 पे 3 का प्रॉफिट है, 10 का सामान 13 में बिका, मल्टीप्लाई। फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 50% प्रॉफिट, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 का सामान 3 में बिका, 2 पे 1 का प्रॉफिट है, 2 का सामान 3 में बिका। तो आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। ये है रेशियो मीटर। 10 2 100 दूनी 200, ये आ जाएगा मेरे भाई 200, 200 और ऊपर 11 × 13 143 या 429, 1420 429। ये क्या आ गया मेरे भाई? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि मैन्युफैक्चर के लिए अगर कॉस्ट 200 है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट 200 है, तो फाइनली मैन्युफैक्चर ने डीलर को, डीलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर के पास तक पहुंचते पहुंचते सामान की कीमत फाइनल वैल्यू 429 हो गई। कस्टमर के पास टेबल की कीमत 429 हो गई, कस्टमर को टेबल 429 में बेचा गया। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कस्टमर को टेबल कितने बेचा गया? 12,870 रुपए में। कितने गुना? 30 गुना, 30 टाइम्स है, 30 गुना 400 की 1229 87। तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना? ये भी 200 का 30 गुना होगा, 6,000 रुपए। तो टेबल की मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो 6,000 रुपए है, और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। क्रमिक रूप से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल के, अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपए में बेचा गया है, तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था? एक सामान 3 व्यापारियों के बीच से गुजरता है और हर व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य पर 30% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 3/10 का प्रॉफिट कमाता है। यदि फाइनल व्यापारी ने सामान को 300 रुपए में बेचा, तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था? ये सवाल है। हर व्यापारी 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, 3/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 13/10। और 3 व्यापारी को बीच से गुजरा, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका क्यूब। अब मेरे प्यारे भी आप जानते हैं कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 13 का क्यूब होता है 2197। क्योंकि पहले व्यापारी के लिए अगर क्रय मूल्य 1000 था, तो 3 व्यापारी से गुजरने के बाद जब फाइनल व्यापारी के पास पहुंचेगा तो उसकी कीमत हो जाएगी 2197। सवाल में 2197 की वैल्यू ही 300 रुपए दी है, 2197 की वैल्यू ही सवाल में 300 रुपए दी है। और सवाल में पूछा क्या बेटा? सवाल में आपसे 1000 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, ठीक है ना? तो 2197 की वैल्यू 300 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 300 बटे 2197, 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे 1000 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 300 यूनिट की वैल्यू 2197 की वैल्यू 300 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 बटे 2197, आपसे 1000 यूनिट। आवाज आ रही है ना? परसेंटेज में भी होता है, प्रॉफिट लॉस में भी होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो एक सामान 3 व्यापारी के हाथ से गुजरता है, हर व्यापारी 30% का लाभ कमाता है। फाइनल व्यापारी ने सामान 300 रुपए में बेचा है, तो पहले व्यापारी ने कितने में खरीदा था? 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 13/10। एक बार का 3 व्यापारी के बीच से गुजरा, तो 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? पावर क्यूब। अब 2197 के लिए 300 रुपए दिया, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछा, कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, पहली बात तो आंसर 300 रुपए से कम आएगा, ये आंसर तो हो नहीं सकता ना, ये होगा आंसर, नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब जैसे 2197 है, मैं ये जो 2197 है, 2197 मैं इसकी 2197 लगभग किसके बराबर है? 2200 के बराबर है, 2200।
भाई ये ऑप्शंस भी काफी नजदीक है, 1 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा अप्रोक्स नहीं कर सकता भाई मैं। 2197 क्या लगभग 2200 रुपए, अगर मैं इसको 2200 रुपए मान लेता हूं तो कट जाएगा ये 2 जीरो बार। अभी अब 3/22 क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर 300/22 मतलब ये कितना आएगा, 3000/22 1500/11। अब 1500 को अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो लगभग कितना आएगा, जवाब दो। 11 कम 11 बचेगा 4 जीरो, 11 3 33 7 जीरो, 11 3 66, यानी 136, 4 जीरो फिर 11 44, 136.4 आएगा समथिंग। देखो मैंने 2197 को मेरे प्यारे भाई, मैंने यहाँ पे 2197 को 22 लिख दिया, नीचे मैंने बड़ी वैल्यू रख दी, नीचे मैंने संख्या बड़ी कर दी तो आंसर छोटा हो जाएगा, यानी आंसर 136.4 से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए। 1500/11 तो 11 कम 11 4 जीरो, 11 33 7 जीरो, 11 3 66 बचेगा मेरे दोस्तों यहाँ पे 4, तो 11 33 7 जीरो, ये 136.36 आया मेरे दोस्तों अप्रॉक्स में। क्लियर है भाई, नीचे होना चाहिए था 2197, मैंने कर दिया 2200, तो आंसर छोटा हो गया, आंसर करेक्ट आंसर से छोटा हो गया, तो जो भी आंसर आएगा 136.36 से हल्का सा ज्यादा है। अब 136.36 से हल्का सा ज्यादा मेरे दोस्तों, ये तो लगभग बराबर, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 137। ओके चलिए ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करेगा। जब हम सक्सेसिव में रेशियो मेथड लगाते हैं, जब हम सक्सेसिव में रेशियो मेथड लगाते हैं तो रेशियो मेथड से हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, वो बीच की कैलकुलेशन को हमेशा कम कर देता है, बीच की कैलकुलेशन को कम कर देता है, तो फायदा रेशियो का। लेकिन अगर आपको किसी सवाल में बीच की वैल्यू के बारे में ही पूछा है, अगर आपसे कोई सवाल में बीच की वैल्यू के बारे में पूछा है, तो ऐसे सवाल को फिर आपको बेसिक से 100 मान के करना चाहिए, वहां आपको रेशियो मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम सक्सेसिव में रेशियो मेथड लगाते हैं या मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, बीच की कैलकुलेशन कम हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन अगर बीच की इन्फॉर्मेशन ही पूछी है तो मेरे दोस्तों हमेशा, अगर बीच की जानकारी आपसे पूछी गई है तो ऐसे सवाल को हमेशा 100 मान के या एलसीएम के मेथड से करेंगे। जैसे आप ये सवाल देखो, अभी आपको समझ में आएगा, ए ने एक वस्तु बी को बेची 20% के लॉस पर, फिर बी ने इस सामान को आगे बेचा सी को 18% के प्रॉफिट पर, बाद में सी ने इसे बेचा 10% के प्रॉफिट पर डी को। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, सी को 944 का लाभ हुआ। देखो बीच की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सी को 944 का लाभ हुआ, तो पूछा ए को कितना लॉस हुआ, ए को कितना लॉस हुआ, और आपसे बीच की इंफॉर्मेशन ही दी है, बीच की इंफॉर्मेशन ही पूछी है। तो ऐसे सवाल को मेरे प्यारे भाई आप 100 मान के बनाइएगा। भाई ए ने सामान बेचा बी को, बी ने सामान बेचा सी को, और सी ने सामान बेचा मेरे दोस्तों डी को। यही है क्लियर। देखिए अगर आप 100 मान के बनाएंगे तो भी हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है जी, वैसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ने नहीं दूंगा। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल है, ए ने सामान बेचा बी को 20% के लॉस पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, फिर बी ने बेचा सी को 18% के प्रॉफिट पर, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/50, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, फिर बाद में सी ने इसे बेचा 10% के प्रॉफिट पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/10। ए ने सामान बी को बेचा, बी ने सामान सी को बेचा, और सी ने सामान डी को बेचा। तो भैया मुझे यहाँ पे बटे 5 भी करना है, मुझे बटे 50 भी करना है, मुझे बटे 10 भी करना है, मुझे बटे 5 भी करना है, बटे 50 भी करना है, बटे 10 भी करना है। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका बटे 5 भी आसानी से किया जा सके, बटे 50 भी, बटे 10 भी। तो ऐसा सामान आए तो आप इनका ले लो मल्टीपल, आप इनका मल्टीपल मान लो, 5 गुणा 50 गुणा 10, आप इनका मल्टीपल मान लीजिए मेरे प्यारे, क्या मान लीजिए मल्टीपल। तो 5 गुणा 50 गुणा 10 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2500। तो मैंने मान लिया कि माना, हमने मान लिया कि माना ए का सीपी 2500 है, 2500 है, 100 मान के करोगे कैलकुलेशन मुश्किल होगी, हो जाएगा 100 मान के भी, ये सवाल 100 मान कर भी हो जाएगा, मेरी बात सुनो आप, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो आप ये जो इनके फ्रैक्शन है इनका मल्टीपल मान लीजिए, मल्टीपल। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, मल्टीपल मानना, एलसीएम नहीं, तो मेरे दोस्तों कैलकुलेशन कम होगी। तो मैंने मान लिया कि ए का सीपी 2500 है, ए ने सामान बेचा बी को 20% के लॉस पर, 2500 का 20% कितना होता है, 2500 का 20% होता है 500, तो 500 के लॉस पर ए ने सामान बी को बेचा, तो बी को कितने बेचा फिर 2000 में, कितने बेचा बी को 2000 में, आप बोलोगे आंसर 2000 में। उसके बाद बी ने सामान बेचा है सी को 18% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा 18% के प्रॉफिट पर। अब 2000 का 18% कितना होता है, 2000 का 18% होता है 360, तो बी ने सामान बेचा है सी को 2360 में 2360 में, बी ने सामान बेचा सी को 2360 में 2360 में, आप बोलोगे हाँ जी सर। बाद में इसे सी 9% के लाभ पर डी को बेचता है, बाद में सी ने बेचा डी को 10% के लाभ पर, तो सी ने 2360 में खरीदा, 2360 का 10% कितना होता है, 2360 का 10% होता है 236, 2360 का 10% होता है 236, तो 236 के प्रॉफिट पर सी ने सामान डी को बेच दिया। सवाल में बोला है सी को 944 रुपए का लाभ हुआ, मुझे डी का सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, बोला है सी को 944 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सी को प्रॉफिट कितना हुआ 236 का, सवाल में सी को प्रॉफिट कितना दे रखा है 944 रुपए का, बताओ कितने गुना है, जल्दी से बताओ कितने गुना है, 236 के लिए 944 रुपए 4 गुना, 200 चौका 836 चौका 144 4 गुना। पूछा है आपसे ए को कितना लॉस हुआ, ए को लॉस हुआ है 500 यूनिट का, ए ने सामान बी को बेचा 500 का लॉस हुआ है, 2500 का 20% 500, 500 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुना यानी कि 2000 रुपए। तो ए को कितना लॉस हुआ, ए को लॉस हुआ 2000 रुपए का, ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम। सीपी क्या है, बी का क्रिया मूल्य क्या है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों फटाफट बताओ। 5% का लॉस यानी कि 1/20 यानी कि 20 का सामान 19 में, ये बात है। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10 यानी कि 10 का सामान मेरे दोस्तों 11 में, बात क्लियर है। आपको ये फाइनल वैल्यू दे रखे 10,450, 10,450, और आपसे इनिशियल वैल्यू यानी कि बी का सीपी पूछा है। मैं केवल ये कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां से यहां तक की बी ने सी को बेचा 5% के लॉस पे, सी ने डी को बेचा 10% के प्रॉफिट, 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी कि 20 का सामान 19 में, 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, 10 का सामान 11 में, फाइनल वैल्यू ये आपसे पूछा 19 गुणा 11 कितना होता है 209, 209 से कितनी बार जाएगा 50 बार, तो 20 गुणा 10 200, 200 की वैल्यू 50, 200 की 50 से गुणा करेंगे 10,000। बी का जो सीपी है वो 10,000 रुपए है, बी का जो क्रिया मूल्य है मेरे दोस्तों कितना 10,000 रुपीज, बी का क्रिया मूल्य 10,000 रुपए है, यस और नो। अब एक बात बताओ, ए ने साइकिल बी को बेची है 1000 रुपए के प्रॉफिट में, और या देखो ए ने साइकिल बी को बेची है और बी ने खरीदी, तो 10,000 क्या है, 10,000 बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये ए के लिए तो सेलिंग प्राइस है ना। बी ने साइकिल 10,000 में खरीदी, ए ने साइकिल 10,000 में बेची, ये 10,000 बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ए के लिए सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। 10,000 में बेची, 1000 का प्रॉफिट हो, तो ए का सीपी क्या 9,000 रुपए में, ए का क्रिया मूल्य क्या है मेरे दोस्तों 9,000 रुपए। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है, यदि डी ने सीधे वहां से साइकिल खरीदी होती जहां से ए खरीद के ला रहा है तो उसे कितने रुपए की बचत होती। भाई ए साइकिल खरीद के ला रहा है 9,000 रुपए की,
ए के लिए साइकिल का क्रिया मूल्य 9,000 रुपए, ए साइकिल खरीद के ला रहा है 9,000 की, डी को साइकिल पड़ी है ऐसे 10,450 की। यदि डी सीधा उसी दुकान से खरीद के लाता जहां से ए खरीद के ला रहा है, तो इस डी भाई साहब को भी साइकिल 9,000 की पड़ती। जो अभी साइकिल डी को 10,450 की पड़ी है, वो साइकिल अगर जहां से ए खरीद के ला रहा है वहीं से खरीद के लाता, तो इस डी को भी साइकिल 9,000 की पड़ती। 10,450 की बजाय 9,000 की पड़ती। कितने रुपए कम? 1,450 रुपए मोटरसाइकिल सस्ती पड़ती। तो डी को कितना फायदा होता? 1,450 रुपए का फायदा होता। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। प्रॉफिट का अंतर डी ने से कितने में खरीदा? तो मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ मेरे दोस्तों। तो भैया फिर मैं यहां पे औकात पे आ जाऊंगा। बीच की जानकारी पूछी है। एक कोई वस्तु बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बी इसे सी को 8% की प्रॉफिट बेचता है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। सी इसे डी को 25% के लॉस पर बेचता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक। तो मेरे प्यारे भाई, ए ने सामान बेचा बी को, ए ने बेचा है बी को, बी ने बेचा है सी को, और फाइनली सी ने बेचा है डी को। ए अब देखो यहां पे क्या मानते हैं, नीचे क्या आ रहा है 5 गुणा 25 गुणा 4, इन सबकी गुणा 25 चौका 100 पंजे 500। तो मैंने मान लिया कि माना ए का सीपी 500 है, माना ए का सीपी 500, मैंने ए का सीपी 500 मान लिया। अब हमने ए का सीपी 500 मान लिया, ए ने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, 500 का 20% होता है 100, तो बी को बेचा 600 में। फिर बी ने सी को बेचा 8% के लाभ पर, तो बी ने सी को बेचा 8% के लाभ पर, तो 600 का 8% होता है 48, 48 के प्रॉफिट पर, यानी कि सी को बेचा 648 में। क्लियर। फिर सी से डी को बेचता 25% के लॉस पर, तो 648 का 25% कितना होता है? 648 का 25%, 600 का 25% 150, 48 का 25% 12, 162, 162 के लॉस पर बेचता है मेरे प्यारे। तो कितना आ जाएगा? 486। यानी कि डी ने सामान 486 में खरीदा। 486 मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 9 से कटने वाला नहीं है, 4 2 6 9 से कटने वाला नहीं है, 2 2 4 6 10 8 18, ये दोनों ऑप्शन फंस गया। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 260, ए का प्रॉफिट 100 है, बी का प्रॉफिट 48 है, ए को 100 का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट 48 है, तो ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 100 और 48 का डिफरेंस आ जाएगा 52। 100 और 48 का डिफरेंस 52। 52 की वैल्यू सवाल में 260 रुपए दी है। कितने गुना बच्चा? 5 गुना। तो 52 की वैल्यू 260 है, 5 गुना। तो आपसे पूछा है डी कितना खरीदता है? डी खरीदता 486 में, तो 486 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, यानी कि 2000 फिर 400 फिर 30, 2430 रुपए। तो 2430 रुपीस में डी ने सामान खरीदा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बताओ कर पाओगे? एक सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी को बेचा है और सी ने जो है फाइनली डी को बेचा है। 100 मान के करेंगे, देखो 100 मान के कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। आप ना 100 ना मत मानो, आप इनको पहले फ्रैक्शन में बदल लो। ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बी ने सी को बेचा 15% लॉस, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। फिर सी ने बेचा डी को 25% प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो भैया सक्सेसिव है, सक्सेसिव है। मुझे बटे 5 भी करना है, मुझे बटे 20 भी करना है, मुझे बटे 4 भी करना है। तो भैया सक्सेसिव होता है तो आप ना ये जो फ्रैक्शन है इनका मल्टीपल ले लो। मुझे बटे 5 भी करना है, मुझे बटे 20 भी करना है, बटे 4 भी करना है। तो 5 गुणा 20 गुणा 4, यानी कि 20 पंजे 100 चौका 400, 20 पंजे 100 चौका 400। आप मान लीजिए कि माना ए का सीपी 400 है, 100 मत मानो, 100 मान के हो सकता है आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, 100 मत मानो मेरे भाई। मान लीजिए कि ए का सीपी 400 है, 20 पंजे 100, 100 चौका 400। मान लीजिए कि ए का सीपी 400 है 400, मैंने 400 मान लिया। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। अब ए ने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, 400 का 20% कितना होता है? 80। देखो कोई भी कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी, 400 का 20% होता है 80। ए को 80 का प्रॉफिट हुआ, तो ए ने बी को कितने में बेचा? 480 में, 480 में बेचा, 480 में बेचा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी ने सी को बेचा 15% के लॉस पे, बी ने जो है सी को बेचा 15% के लॉस पे, तो 480 का 15% क्या होता है? 480 का 15% यानी कि 3/20 क्या होता है? 24 बार जाएगा 72, 24 या 72 होता है। तो बी ने सी को बेचा 15% के लॉस पे, 480 का 15% 72, तो 480 में से 72 घटाइए तो 408, ये 408 आ गया, 408 आ गया, 408 आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। फिर सी ने डी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, फिर सी ने डी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, सी ने डी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, तो 408 का 25% क्या होता है? सी ने डी को 25% प्रॉफिट पे बेचा, सी का सीपी 408 है, 408 का 25% यानी कि 1/4 क्या होता है? 102, यानी कि सी ने डी को 102 के प्रॉफिट में बेचा, 102 के प्रॉफिट में बेचा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतना करना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल वैसे ही आपको लग रहा है, लेकिन आसान नहीं है क्वेश्चन करना भी, बिल्कुल भी आसानी। फिर से देख लीजिए, ए ने आर्टिकल बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस 132 रुपए दिया है, तो मुझे यहाँ पे 20%, 1/5, 15%, 3/20, 25%, बटे 5 भी करना है, बटे 20 भी, बटे 4 भी। तो 5 गुणा 20 गुणा 4 अगर सक्सेसिव होता है ना, तो एलसीएम नहीं लेते, नीचे जो फ्रैक्शन आते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे जो भी फ्रैक्शन होती है उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि माना ए का सीपी 400 है, ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, 400 का 20% 80 का प्रॉफिट हुआ, बी को बेचा 480 में। बी ने सी को बेचा 15% लॉस पे, 480 का 15% 72 का लॉस हुआ, सी को बेचा 408 में। फिर सी ने बेचा डी को 25% प्रॉफिट पे, 408 का 25% 1/4, 102 का प्रॉफिट हुआ। बोला ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस, ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस 132। ए का प्रॉफिट कितना है? ए को 80 का प्रॉफिट हुआ। ए को कितना प्रॉफिट हुआ? 80 का। सी को कितना प्रॉफिट हुआ? 102 का मेरे भाई। ए को कितना प्रॉफिट हुआ? 80 का प्रॉफिट हुआ। सी ने आगे डी को बेचा 102 के प्रॉफिट में, सी को 102 का प्रॉफिट हुआ, तो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, 22 का डिफरेंस है। जबकि सवाल के अनुसार डिफरेंस है कितना? 132 रुपए का डिफरेंस है। तो 22 की वैल्यू 132 रुपए, कितने गुना? 6 गुना। 22 132, 6 गुना। आपसे पूछा है बी ने आर्टिकल एक्स में खरीदा, तो एक्स का मान क्या है? बी ने आर्टिकल खरीदा है 480 यूनिट में, एक्स 480 यूनिट की वैल्यू है, 480 की वैल्यू 6 गुना होगी, 2400 480 2880 रुपए, 2880 रुपीज। इस सवाल का आंसर आएगा 2880 रुपीज। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 288। मान लीजिए कि एक आदमी ए है, ए ने कोई सामान बी को बेचा, मान लीजिए कि एक आदमी ए है, ए ने कोई सामान बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। मान लीजिए एक आदमी ए है, ए ने कोई सामान बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। ध्यान से सुनना, मान लीजिए एक आदमी ए के पास कोई प्लॉट है, मान लीजिए मेरे पास मेरे नाम एक प्लॉट है, मैंने ये प्लॉट बी को बेचा, ए ने ये प्लॉट बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। बी को मजा नहीं आया, बेकार जो है लोकेशन, हम दूसरा प्लॉट लेंगे। बी ने ये प्लॉट कुछ टाइम के बाद वापस ए को बेच दिया 10% के लॉस पे।
बी ने ये प्लॉट कुछ टाइम के बाद वापस ए को बेच दिया, वापस ए को बेच दिया 10% के लॉस पे। समझे बात को? मान लो ए के पास एक प्लॉट है, ए ने ये प्लॉट बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने ये प्लॉट कुछ टाइम के बाद वापस ए को बेच दिया 10% के लॉस पे, बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 10% के लॉस पे। तो मुझे बताओ इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे लेन देन में ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? इस पूरे लेन देन में ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ मेरे भाई? इस सवाल का जवाब दो। अगर आपने सवाल मेरे समझाने से पहले बता दिया तो तुरंत मैं आपको 1.5 पैसा पेटीएम करूंगा, 1.5 पैसा तुरंत। कॉलोनी में प्लॉट पड़ा हुआ है, ए ने प्लॉट बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, फिर बी ने ये प्लॉट कुछ टाइम बाद वापस बेच दिया 10% के लॉस पर। तो पूरे ट्रांजैक्शन में ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंट बेच दिया 10% के लॉस पर। तो पूरे ट्रांजैक्शन में ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? पूरे ट्रांजैक्शन में ए का प्रॉफिट या लॉस होगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 20 और -10 का सक्सेसिव है ना, 20 और -10 का सक्सेसिव, 20 - 10 -20 गुणा 10/100, 20 - 10 -20 गुणा 10/100, 20 और -10 का सक्सेसिव है ना, 0 0 कट जाएगा, 20 - 10/2 8%। सर ए को 8% का प्रॉफिट होगा। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर इतना ही आसान होता तो क्या मैं चिल्ला के बोलता? अगर इतना ही आसान होता तो क्या मैं चिल्ला के बोलता? आपने तो 20 और -10 का फॉर्मूला लगा रहे हो। दिस इज नॉट सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा और ए और सी का नेट चेंज निकाला जाता है, ए सी का नेट चेंज, ये होता है सक्सेसिव। ये होता है सक्सेसिव। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ये सक्सेसिव थोड़ा है। यहां क्या कर रहा है? ए बी को बेच रहा है और बी वापस ए को बेच रहा है। दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज नॉट। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए के पास एक प्लॉट है 100 रुपए का, मान लीजिए ए के पास एक प्लॉट है मेरे भाई 100 रुपए का, मान लीजिए ए के पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है 100 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए से जितना भी एक्स्ट्रा ए के पास आ गया या चला गया वही ए का प्रॉफिट लॉस है। मान लीजिए ए के पास एक प्लॉट है 100 रुपए का जिसकी कीमत है 100 रुपए, ए के पास 100 रुपए का प्लॉट है, ए के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत है 100 रुपए, ए ने ये प्लॉट बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। तो मेरे भाई यानी कि 100 पे 20% का प्रॉफिट होगा 120 में। ए ने 100 रुपए का प्लॉट बी को बेच दिया 120 में। ए ने मेरे भाई 100 रुपए का प्लॉट बी को बेच दिया 120 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 रुपए में बेच दिया। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनना। ए के पास 100 रुपए थे, ए के पास प्लॉट है मेरे भाई, सॉरी, ए के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत है 100 रुपए, ए के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत है 100 रुपए, ए ने ये प्लॉट बी को बेच दिया 120 रुपए में, यानी कि अब ए के पास 120 रुपए आ गए। अब ए के पास कितने रुपए हो गए? 120 रुपए हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक कोई डाउट किसी को भी? भाई ए के पास एक प्लॉट है 100 रुपए का, ऐसे पड़ा हुआ है, ए ने ये प्लॉट 20% के प्रॉफिट पे बी को बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, प्लॉट चला गया, ए के पास 120 आ गए, प्लॉट चला गया, प्लॉट चला गया, ए का प्लॉट बिक गया, ए के पास 120 आ गए। कुछ दिनों के बाद बी बोला अरे भाई साहब ए यार तुम्हारा प्लॉट बढ़िया नहीं लगा, वहां पे गंदे लोग रहते, मैं नहीं बनाऊंगा मकान, अपना प्लॉट वापस ले लो। तो बी ने प्लॉट 10% के लॉस पर, बी ने ये प्लॉट 10% के लॉस पर वापस ए को बेच दिया। तो भैया बी ने प्लॉट खरीदा है 120 पे, कितने में खरीदा? 120 में खरीदा है। तो 120 का 10% लॉस कितना होता है? 12। 120 का 10% लॉस कितना होता है? 12। तो 120 में से 12 घटाइए 108 में, यानी कि बी ने मेरे भाई 108 में ये प्लॉट, बी ने ये प्लॉट 108 में वापस ए को बेच दिया, वापस ए को बेच दिया, वापस ए को, बी ने ये प्लॉट वापस 108 में बेच दिया। बी बोला भाई साहब ये रखो अपना प्लॉट और मुझे 108 रुपए दे दो। क्या दे दो? 108 रुपए दे दो। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही हुआ है। तो बी ने ये प्लॉट 108 रुपए में ए को वापस बेच दिया। अब आप मुझे बताओ, ए के पास 120 रुपए थे, अभी 120 रुपए में से ए के पास कितने रुपए? 120 रुपए हैं। 120 रुपए में से ए ने 108 रुपए दे दिए। ए के पास कितने रुपए? 120 रुपए। 120 रुपए में से ए ने 108 रुपए दे दिए कि ये रखो जी 108 रुपए, ये रखो अपने 108 रुपए, लाओ लाओ मुझे मेरा प्लॉट दे दो। तो अगर ए ने 120 में से 108 दे दिए, अगर ए ने 120 में से 108 दे दिए तो ए के पास कितने बच गए? 12 बच गए, 12 बच गए, 12 बच गए कि नहीं बच गए? ए के पास 12 रुपए बच गए। भाई ए के पास है कितने? ए के पास अभी 120 रुपए हैं। मान लो ए के पास 120 रुपए हैं, ए ने भैया प्लॉट वापस खरीद लिया 108 में, तो भैया ए ने 108 रुपए दिए और प्लॉट ले लिया। तो जब ए ने 108 रुपए दिए तो ए के पास 12 एक्स्ट्रा बच गए, तो ए के पास 12 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, बच गए कि नहीं बच गए? ए के पास 12 रुपए एक्स्ट्रा बच गए और प्लॉट भी वापस आ गया, और प्लॉट भी ए के पास वापस आ गया, और ए के पास 100 रुपए का प्लॉट भी वापस आ गया। प्लॉट की कीमत कितनी है? 100 रुपए प्लॉट की कीमत है। सीपी कितना है? 100 रुपए। भाई ए के हिसाब से तो प्लॉट की कीमत 100 रुपए, 100 रुपए का प्लॉट भी वापस आ गया ए के पास, 12 रुपए एक्स्ट्रा भी बच गए। तो 100 रुपए के प्लॉट पे 12 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, तो जो 12 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं वही ए का प्रॉफिट है। तो ए का जो प्रॉफिट है वो 12% है, और ये बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई, बहुत तगड़ा। ए ने प्लॉट बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने फिर ये प्लॉट कुछ टाइम के बाद ए को वापस बेच दिया, बी ने ये प्लॉट कुछ टाइम के बाद ए को वापस बेच दिया 10% लॉस पे। बताओ पूरे इस जो बिजनेस हुआ है, जो पूरा बिजनेस हुआ है, इस पूरे ट्रांजैक्शन में ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? मान लीजिए ए के पास 100 रुपए का प्लॉट है, मान लीजिए ए के पास एक कॉलोनी में प्लॉट पड़ा हुआ है 100 रुपए का, कितने का? 100 रुपए का प्लॉट है। ए ने प्लॉट बी को बेचा 20% लाभ पर, तो 100 पे 20% का प्रॉफिट होगा, तो ए ने बी को कितने में बेचा? 120 में बेचा। ए ने बी को 120 में प्लॉट बेच दिया। अमित यादव ध्यान सुनो, ए ने बी को 120 में प्लॉट बेच दिया, यानी कि ए का प्लॉट चला गया और 120 रुपए जिम में आ गए। ए का प्लॉट बिक गया और ए के पास कितने रुपए आ गए? जिम में ए के आगे 120। फिर भैया बी ने प्लॉट वापस ए को बेच दिया 10% के नुकसान पे, यानी कि बी, ए ने बी को प्लॉट बेचा है 120 में, बी ने 120 में खरीदा है। तो भैया बी ने प्लॉट खरीदा है 120 में, बी का सीपी जो है वो 120 है, बी ने ये प्लॉट 10% के नुकसान पर वापस ए को बेच दिया। तो 120 पे 10% का अगर नुकसान होगा, 120 का 10% होता है 12, 120 पे 12 का नुकसान होगा तो 108 में। तो बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 108 में, बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 108 में। जब बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेचा 108 में, ए के पास कितने रुपए? ए के पास 120 रुपए हैं। बी ने, ए ने जो है बी से वापस ये प्लॉट खरीद लिया 108 रुपए में। तो जब ए ने वापस प्लॉट खरीदा तो 120 में से 108 रुपए देने पड़े। भाई प्लॉट खरीदने के लिए ए को 108 रुपए देने पड़े। 120 में से अगर हमारा ए 108 रुपए देगा तो ए के पास 12 रुपए बच जाएंगे एक्स्ट्रा।
ए के पास थे 120 रुपए, 120 रुपए में से 108 रुपए देके ए ने दोबारा प्लॉट खरीद लिया। अगर 120 में से 108 रुपए देके दोबारा प्लॉट खरीद लिया तो ए के पास 12 रुपए बच गए, 120 में से 108 घटाओ, ए के पास 12 रुपए बच गए, ए के पास 12 रुपए बच गया, प्लॉट भी वापस आ गया, प्लॉट भी खरीद के वापस आ गया, और प्लॉट है कितने का, 100 रुपए का, 100 रुपए का प्लॉट भी वापस आ गया और 12 रुपए भी बच गए, यानी कि 100 रुपए पे 12 रुपए का फायदा हो गया, कितना 12%। तो ए का जो प्रॉफिट है 12 में मेरे भाई। ये तो मैंने आपको बताया बेसिक से, लेकिन आप ये बताओ, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक पूरे संसार में कहीं नहीं है, मैंने इस ट्रिक को जन्म दिया है, हमने इस ट्रिक का जन्म किया, इजाद किया, इन्वेंट किया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। एक बात बताओ, आप ना व्यापार कर रहे हो, आप सेठ आदमी हो, आप व्यापार करते हो, आप बेचते हो फिर खरीदते हो, बेचना खरीदना आपका काम है, आप वो प्लॉट बेचोगे, बेचोगे फिर खरीद लोगे, तो भाई साहब आपको फायदा कब होगा, तो आपको फायदा कब होगा, जब दूसरे का नुकसान होगा। आपको फायदा कब होगा, जब दूसरे का नुकसान होगा। दूसरे को जितना नुकसान होगा वो आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा जाएगा, वही आपका फायदा होना चाहिए। एक बात सुनना मेरे भाई, ए ने प्लॉट बेचा बी को, ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा, ए ने जो है एक प्लॉट बेचा बी को 20% के प्रॉफिट पे, ए ने प्लॉट बेचा बी को 20%। घर वालों से पूछना अपने, आपके दादा आपसे सवाल पूछ के बड़े बूढ़े बड़ा परेशान करते हैं, बड़े बूढ़ों से ये सवाल पूछना, बताना, फिर बताएंगे तुम्हें। ए ने प्लॉट बेचा बी को 20% प्रॉफिट में, यानी कि अगर ए के पास कोई 100 रुपए का प्लॉट है तो उसने बी को 120 में बेच दिया। ये बात तो आप बोलोगे हाँ सर। अब बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेचा, बी ने प्लॉट वापस ए को बेच दिया, बी ने ये प्लॉट वापस ए को बेच दिया 10% के नुकसान पे। कितने 10% के नुकसान पे? अच्छा, बी ने प्लॉट खरीदा था 120 में, बी ने 120 में खरीदा, फिर बी ने इसको 10% के नुकसान पे बेच दिया। 120 का 10% होता है 12, यानी कि बी को 12 का नुकसान हुआ, बी को 12 लॉस हुआ। ये बात है, आप बोलोगे हाँ सर, ये बात है, बी को 12 का नुकसान। एक्चुअली में जो बी को 12 का नुकसान हुआ होगा वही आपके पास एक्स्ट्रा आया होगा, वही ए के पास एक्स्ट्रा आया होगा 12। देख लो वही एक्स्ट्रा आ रहा था कि नहीं। तो मेरे भाई जो बी का नुकसान हो रहा है 12, वही आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा 12, यानी कि मैं कह सकता हूं 100 रुपए के प्लॉट पे ए के पास एक्स्ट्रा 12 बच रहा है, तो ए का प्रॉफिट 12%। ट्रिक है, डायरेक्ट कर लेना, डायरेक्ट, ये ट्रिक है। ए बी को बेचता, बी को जितना लॉस होगा उतना ए का प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स इट। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे भाई, ये वाला सवाल देखो भाई, ये वाला सवाल देखो, 15,000 रुपए की एक वस्तु ए ने बी को बेची 5% प्रॉफिट पर, बी ने इसे 2% लॉस पर वापस ए को बेच दिया, बी ने 2% लॉस पर। पूरे ट्रांजैक्शन में ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, ये बताइए मेरे भाई। ए ने 15 का कोई मतलब नहीं है, ए ने बी को सामान बेचा 5% के प्रॉफिट पर, यानी कि 100 रुपए का सामान 105 में बिक दिया, 100 का सामान 105 में बिक दिया, पर बी ने इसे 2% लॉस पर वापस ए को बेच दिया, बी ने इसे 2% लॉस पर वापस ए को बेच दिया, 2% लॉस पर बी ने को वापस बेच दिया, तो बी को कितना नुकसान हुआ, 105 का 2%, 105 का 2% होता है 105 210 2.1, बी को 2.1 का लॉस हुआ, बी ने जो है 2% लॉस पे वापस ए को बेच दिया। तो बी ने 105 में खरीदा था, 105 का 2% होता है 2.1, बी ने 2.1 के लॉस पर वापस ए को बेच दिया, तो जो बी को 2.1 का लॉस हुआ है बी को, वही ए के पास आखिर में एक्स्ट्रा बचेगा, तो ए का जो प्रॉफिट है वो 2.1% आएगा। गलत आंसर दिया हुआ है, ये गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर है 2.1%, 2.1% आएगा। ए का जो प्रॉफिट आएगा 2.1% आएगा। वैसे 15% के प्रॉफिट पर बेचता है भाविन को, कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% लॉस पर आरव को वापस बेच देता है। कुछ दिनों के बाद आरव को होने वाला परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, आरव के पास एक घड़ी है, आरव ने घड़ी बेची भाविन को 15% के प्रॉफिट पे, आरव के पास एक घड़ी है, आरव ने घड़ी भाविन को बेची 15% के लाभ पर, यानी कि आरव के पास अगर 100 रुपए की घड़ी है तो आरव ने घड़ी भाविन को 115 में बेच दी, भाविन को 115 में बेच दी। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% लॉस पर आरव को वापस बेच देता है। ये सवाल की जान है ये लाइन। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% लॉस पर वापस आरव को बेच देता है। तो भाविन को जो लॉस हुआ मेरे भाई, कुछ दिनों बाद भाविन इसे 15% लॉस पर वापस आरव को बेच देता है। भाविन ने जो है घड़ी आरव से 115 में खरीदी थी, भाविन ने ये घड़ी वापस आरव को बेच दी 15% के लॉस पे। 115 का 15% क्या होता है, 100 का 15% 15, 15 का 15% 2.25, 115 मतलब 100 प्लस 15, 100 का 15% 15 आएगा, 15 का 15% 15 15 225 2.25 आएगा, यानी कि 17.25। तो भाविन को इतना लॉस हुआ, भाविन को 17.25 का लॉस हुआ। इतने का लॉस हुआ, बात समझ रहे हो। आरव ने घड़ी बेची भाविन को, 15% का प्रॉफिट हुआ, 100 की घड़ी 115 में बेच दी, भाविन ने घड़ी वापस आरव को बेच दी 15% लॉस पर। भाई 115 पे 15%, 115 का 15% कितना होता है 17.25, भाविन को 17.25 का लॉस हुआ। जब भाविन ने घड़ी आरव को बेची तो भाविन को 17.25 का लॉस हुआ। ये ट्रिक बताइए कि जितना भाविन को नुकसान हुआ होगा उतना ही पैसा आरव के पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी कि मेरे उतना ही एक्स्ट्रा आरव को मिल जाएगा। तो 100 रुपए पर आरव को 17.25 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 17.25% का प्रॉफिट जो है वो आरव को होगा। ये आंसर है। एक फ्लैट बेचा भरत को, 9.5 लाख का फ्लैट है, 8% के प्रॉफिट पे, भरत इसे 3% लॉस पर लक्ष्मण को वापस बेच देता है, भरत इसे 3% लॉस पर लक्ष्मण को वापस बेच देता है। पूरे लेनदेन में लक्ष्मण का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, आंसर बताना रुपए में। देखो पहले आप ये निकालो कि लक्ष्मण जी को कितना परसेंट का लाभ या हानि, परसेंटेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए 100 का प्लॉट है, 100 यूनिट का प्लॉट लक्ष्मण ने भरत को बेचा 8% लाभ पर, तो 100 का प्लॉट जो है लक्ष्मण ने 100 का प्लॉट भरत को बेच दिया 108 में, फिर भरत ने ये प्लॉट वापस लक्ष्मण को बेच दिया, भरत ने ये प्लॉट वापस लक्ष्मण को बेच दिया 3% लॉस पर, भरत ने 3% लॉस पर ये प्लॉट वापस लक्ष्मण को बेच दिया। फिर भरत ने खरीदा था 108 में, तो भरत ने 108 का 3% कितना होता है 324, यानी कि 3.24, तो भरत को 3.24 का लॉस हुआ। भरत ने 3.24 के लॉस पर यह प्लॉट वापस लक्ष्मण को बेच दिया। लक्ष्मण ने प्लॉट बेचा भरत को 8% लाभ पर, 100 का प्लॉट है तो भरत ने 108 में बेचा, 100 का प्लॉट है तो भरत को 108 में बेचा, भरत ने प्लॉट वापस लक्ष्मण को बेच दिया 3% लॉस पे, तो 108 का 3% कितना होता है 3.24, तो भरत को 3.24 का लॉस हुआ। जितना भरत को नुकसान हुआ होगा वही लक्ष्मण के पास एक्स्ट्रा बच गया होगा 3.24 एक्स्ट्रा, 3.24, यानी कि 100 के समान पे लक्ष्मण के पास 3.24 एक्स्ट्रा बचा, तो लक्ष्मण को 3.24% का प्रॉफिट हुआ है। लक्ष्मण जी को 3.24% का प्रॉफिट हुआ लक्ष्मण जी को, यानी कि लॉस वाला आंसर नहीं है।
कितने के प्लॉट का? 9.5 लाख का। तो 9.5 लाख रुपए का आपको निकालना है, 3.24% कितना आएगा भाई? अगर 10 लाख का भी 3% निकालें तो 30,000 आता है। तो 30,000 के करीब आएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर। तो भाई ये जो टाइप है, इस टाइप के सवाल में लगेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया है, किसी भी सवाल में जहां इनिशियल रेशियो दिया है, रेशियो में चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है, वहां हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा मेरे भाई। देखो ये लिख रहा हूं मैं सीपी और यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में एसपी। एक घड़ी को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, एक घड़ी को 25% प्रॉफिट बेचेगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। एक घड़ी 25% प्रॉफिट पर बेचेगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/4। 1/4 मतलब 4 का सामान 5 में बिका। 25% प्रॉफिट का मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर सीपी पहले 4 है तो 4 का सामान 5 में बिका। ये इनिशियल रेशियो दिया सीपी और एसपी का। बोला अगर घड़ी के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को 75 रुपए कम किया जाए, यानी कि सीपी को भी 75 रुपए कम किया जाए और सेलिंग प्राइस को भी 75 रुपए कम किया जाए, अगर क्रिया मूल्य को भी 75 रुपए कम किया जाए, सेलिंग प्राइस को भी 75 रुपए कम किया जाए, तो प्रॉफिट 30% हो जाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। यानी कि अब सीपी एसपी का रेशियो क्या हो जाता है? यानी कि अगर सीपी 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट है, तो सीपी से एसपी का रेशियो 10 रेशियो 13 हो जाता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सवाल है, जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, सीपी से एसपी का इनिशियल रेशियो ये है मेरे भाई। ये चेंज है कि भैया सीपी पे 75 रुपए कम किया, एसपी पे 75 रुपए कम किया, फाइनल रेशियो है मेरे भाई, फाइनल रेशियो। तो आपसे पूछा है घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या? ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है, या इनिशियल रेशियो दिया, चेंज दिया, फाइनल रेशियो दिया, लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 चौका 52, 10 पंजे 50। 52 और 50 का डिफरेंस आएगा 2 यूनिट। 52 50 का डिफरेंस 2 यूनिट, जबकि यहां डिफरेंस कितना है? 10 गुणा 75 और 13 गुणा 75। 10 गुणा 75 और 13 गुणा 75 का डिफरेंस आएगा 3 गुणा 75। 3 गुणा 75 रुपए। आप बोलोगे यस सर ये बिल्कुल 2 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपको मेरी बात समझी? अभी 10 गुणा 75 और 13 गुणा 75 का डिफरेंस 3 गुणा 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे 75 दिया 225/2। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 225/2 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे यहां सर। आपसे पूछा घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट। हमेशा इनिशियल रेशियो की वैल्यू निकलती है, तो आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछे, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 5, तो 225 पंजे कितना आएगा मेरे भाई? 1125/2। अब 1125 को आप 2 से भाग करोगे मेरे भाई तो 550 और 12.5 562.5 आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, 562.5 रुपए। खेल खत्म। तो ये जाए तो आप 10% का लाभ होगा। कितना प्रॉफिट होता है? 10% का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? तो मेरे भाई ये यहां लिख रहा हूं मैं सीपी एसपी। सवाल पढ़िए, पहली लाइन। एक आर्टिकल 5% लॉस पर बेची जाती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। एक आर्टिकल 5% के नुकसान पर बेचा था, 5% 1/20। 1/20 मतलब 20 का सामान 19 में बेचा। एक आर्टिकल 5% लॉस बेचा जाता है, 5% 1/20, 20 का सामान 19 में बेचा। अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम कर दिया जाए भाई, अगर लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, ये चेंज हुआ मेरे भाई। ये सीपीएसपी का रेशियो है, हमने कॉस्ट प्राइस 20 रुपए कम किया, माने सेलिंग प्राइस 13 रुपए बढ़ा दिया, तो अब इस पर कितना प्रॉफिट होता है? अब इस पर 10% का लाभ होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इस पे 10% का लाभ होता है 1/10। 1/10 मतलब अब 10 का सामान 11 में बिकेगा। अब 10 का सामान मेरे प्यारे भाई 11 में बिकेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मेरे भाई लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 गुणा 11 220, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 190। 220 और 190 का डिफरेंस आएगा 30 यूनिट, 30 यूनिट आएगा मेरे भाई, 30 यूनिट। 11 दूनी भाई 220 और 190 का डिफरेंस 30 यूनिट। ये डिफरेंस कितना आएगा? 10 की 13 में गुणा करेंगे 130, 10 की 13 में गुणा करेंगे 130, 20 की -11 में, -20 की 11 में गुणा करेंगे तो माइनस का 220, माइनस का 220, और इसका डिफरेंस आएगा, देखो जुड़ जाएगा ये एक माइनस एक प्लस है। जब इनकी गुणा करके आप डिफरेंस लोगे तो 10 गुणा 13 130 ये होगा, -20 गुणा 11 -220। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 350 रुपए। तो 30 यूनिट की वैल्यू 350 रुपए आएगी। यहां गलती मत करना मेरे भाई, ठीक से करना। या किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? भाई 11 दूनी भाई 220 और 190 का डिफरेंस 30 यूनिट, 13 दूसरा 130 और -220 का डिफरेंस माइनस जुड़ जाएगा 350 रुपए। 0 से 0 कट गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 35/3 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है, हमेशा इनिशियल रेशियो का। अगर आपसे इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 20 यूनिट के लिए निकाल। आपसे पूछा है वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 19 यूनिट। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, 19 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 19 से गुणा, यानी कि आ जाएगा 35 गुणा 20, 700 से 35 कम करेंगे 665/3 रुपए। 665/3 कितना आएगा मेरे भाई? 663 जाएगा, 221 बार 2/3 बचेगा 0.66, 221.66 रुपए। ये सवाल का आंसर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बी ऑप्शन 221.66। अगर आपको समझ नहीं आया तो लेक्चर बंद करो, जाकर रेशियो पढ़ो।